नमस्कार, हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय पर आधारित एक रोचक एकांकी देखेंगे जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। इस एकांकी के माध्यम से लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी ने समाज में फैली स्त्रियों के प्रति दकियानूसी सोच और पुराने पिछड़े विचारों पर करारी चोट की है। इस एकांकी में दिखाया गया है कि पढ़ी लिखी नारी उचित मान सम्मान के लिए दृढ़ता पूर्वक संघर्ष कर सकती है। तो आइए इस एकांकी के माध्यम से 1930 से लेकर 1960-70 तक के भारतीय समाज की एक झलक को देखते हैं। आज प्रेमा और राम स्वरूप जी अपने घर की कुछ खास ही साज सज्जा कर रहे हैं। करे भी क्यों ना, उनकी लाडली बेटी उमा को देखने के लिए लड़के वाले जो आ रहे हैं, यानी कि कुछ शादी की बातचीत होने वाली है, इसलिए शंकर अपने पिताजी गोपाल प्रसाद जी के साथ आ रहे हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू ने कहा, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। बिछा दूं साहब? बाबू ने कहा जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बंट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है। ही। हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लौटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। और दरी? दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए। और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई में होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? 2 तरह का होता है,
एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो हुआ क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो चुप चुप, तुम्हें क्यों अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना? आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। यहाँ का काम कौन सा ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, तो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। तो देखा आपने, घर की साज सज्जा के साथ उमा की साज सज्जा पर भी खासा जोर है। लेकिन उमा अभी शादी नहीं करना चाहती है। तो आगे देखते हैं लड़के वालों के विचार कैसे हैं। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। BSc के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी, बाबूजी, क्या है? कोई आते हैं। दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। यह तो बहुत चिंताजनक है कि लड़के वालों के विचार बहुत ही पिछड़े हुए हैं। उन्हें तो ऐसी बहू चाहिए जो बहुत कम पढ़ना लिखना जानती हो। लेकिन अपनी उमा तो BA पास है। क्या यह शादी हो पाएगी? आइए देखें। आइए आइए।
बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खिस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी। झुकी कमर इनकी खासियत है। अपने दोनों हाथ मलते हुए, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। ये बेंत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था। रास्ता मिलता कैसे नहीं। यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैंने आपको तकलीफ तो दी? अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। जी, यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? हाँ। जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताए, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। जनाब, क्या हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले। और अब तो बहुत सारे खेलों वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते रहे। जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे। जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। जी हाँ, यह तो है ही। माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता रहा। शंकर का स्वास्थ्य तो कमजोर है ही, साथ ही पढ़ाई लिखाई में क्लास में अक्सर फेल भी होता रहता है। लेकिन जनाब के नखरे तो देखो, लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए, और साथ ही साथ पढ़ी लिखी लड़की तो बहस करती है, इसलिए कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए। क्या उमा ऐसे परिवार में तालमेल बिठा पाएगी? आइए देखते हैं कि इन लड़के वालों की और क्या क्या डिमांड है। तो साहब, बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस? ओह, अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? हाँ, तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ? माफ कीजिएगा जरा, अभी हाजिर हुआ। आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। पता चले लड़की कैसी है। क्यों, क्या हुआ? झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। आखिर आप माने नहीं। हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा।
मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। हाँ हाँ, कहते तो आप सही हैं। सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए। सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स? मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। गोपाल प्रसाद ने समोसा उठाते हुए कहा। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही। यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम अब मान भी जाए, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है? जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो ये रस्म ही समझिए। हाँ 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 हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। और जायचा तो मिल ही गया होगा। जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना? क्या? यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगीं, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। हाँ हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। हाँ, चाय और लीजिए। धन्यवाद, पी चुका। आप? बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे। क्या बताए? वह मक्खन। हाँ हाँ। नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं। और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊं? जी नहीं। लड़के के पिता गोपाल प्रसाद जी विवाह को बिजनेस मानते हैं, इसलिए उन्हें एक ऐसे परिवार की लड़की चाहिए जिसकी अच्छी हैसियत हो, यानी शादी के समय कन्या पक्ष की तरफ से काफी दान दहेज मिल सके।
चलिए आगे देखते हैं कि इन लड़के वालों की उमा से और क्या क्या अपेक्षाएं हैं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है। सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर की आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? बैठो बेटी। नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे बाजे के पास। चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसकी स्वर में तालीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उड़ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। नहीं साहब, काफी है। लड़की आपकी अच्छा गाती है। अभी ठहरो बेटी। थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो तुमने पेंटिंग वेटिंग भी? हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। जवाब दो उमा, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा के चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों चौंक गए और उन्होंने कड़क स्वर में पूछा भी, कहीं यह चश्मा पढ़ाई लिखाई के कारण तो नहीं लगा हुआ है? खाना बनाना, पेंटिंग, गाना बजाना आदि अपेक्षाएं उमा से हैं। उन्हें घरेलू कार्यों में दक्ष लड़की चाहिए, कम पढ़ी लिखी तो हो ही, अच्छी हैसियत भी होनी चाहिए। कैसा परिवार है यह? उमा अब क्या करेगी? क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। रामस्वरूप बाबू, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। बाबूजी चलिए। लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उमा उमा, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए,
मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। बीए पास? उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे, चलो। जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, उमा रो रही है। ये सुनकर राम स्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है। बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। उमा ने दृढ़ता के साथ बिल्कुल सही कहा कि कुर्सी मेज की तरह उसकी पसंद नापसंद के तो कोई मायने ही नहीं है। वह शंकर की चारित्रिक और शारीरिक कमियों की तरफ भी संकेत करती है। वह स्वाभिमान के साथ बताती है कि उसने बीए पास किया है, वह ग्रेजुएट है। शाबाश उमा, क्योंकि उमा की आवाज उन लाखों लड़कियों की आवाज बनती है जिनकी वाणी को परंपराओं के नाम पर दबा दिया जाता है। उमा जैसी लड़कियां ही समाज से दकियानुसी सोच विचार को पूरी तरह से हटा सकती हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन को सार्थक बना सकती हैं। अब आपके लिए भी है एक अभ्यास कार्य। आप विचार कीजिए कि क्या हमारे देश में रूढ़िवादी सोच के खिलाफ कुछ बदलाव आए हैं? विचार कीजिए और लिखिए। साथ ही साथ सामाजिक विषयों पर आधारित एकांकियों का मंचन अपने विद्यालय में जरूर कीजिए। तो मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। धन्यवाद।